नमस्कार। आंधी क्या है, तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धरा, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस प्यार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। आप सब प्रगति के पथ पर हमेशा अनवरत आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ में हम आज एक नई कक्षा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़े। एक बार फिर से पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप अपने प्ले स्टोर में जाकर पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप को अवश्य डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी हम कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए आप लोगों के समय की अहमियत को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान से संबंधित जो आईआर का जो पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पार्ट है, उसमें हम चर्चा करते हैं क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। आज हम एक ऐसे क्षेत्रीय संगठन की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो कक्षा में, जिससे आप जान पाएंगे कि क्षेत्रीय संगठनों में एक ऐसा संगठन जिसने सबसे तेज गति से जो है विकास किया है, जिसकी आसियान वे, आसियान शैली को पूरे विश्व ने पसंद किया है, जिस संगठन के साथ में भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। 1991 और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने जिन देशों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया था, उसी नीति को वर्ष 2014 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया। उस क्षेत्रीय संगठन के बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। आइए हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आसियान, ये अंग्रेजी का हिंदी वर्जन है, इसी को हम आसियान के नाम से जानते हैं। इस संगठन का पूरा जो नाम है उसका शॉर्ट आसियान है। पूरा नाम देख लीजिए, ए यानी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यानी कि एशिया महाद्वीप में दक्षिण और पूर्व दिशा के जो देश है उनका जो संगठन है उसी को हम आसियान के नाम से जानते हैं। आपको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में इसका नाम ठीक से याद होना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आइए इसको ठीक से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये एशिया का मानचित्र है, आप लोग देख पा रहे हैं, और इस एशिया के मानचित्र को यदि हम 4 भागों में बांटते हैं तो आप जानते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये आपका कौन सा है, पूर्व है। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, पप्पू लिखते हैं तो प इधर आ जाता है पश्चिम और पू यानी पूर्व हो गया। ये जो क्षेत्र है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है, इसे हम दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं। ये जो एसोसिएशन है, ये जो संगठन है, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र के देशों ने मिलकर जिस संगठन का निर्माण किया है उसी को हम आसियान के नाम से जानते हैं। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट, इन देशों का जो संगठन है उसी को हम आसियान के नाम से जानते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग वापिस। आसियान की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई, इस फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं और बाद में इससे कौन से देश जुड़े हैं, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। आइए इनको याद भी करें और इसको समझने की भी कोशिश करें। 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। बैंकॉक घोषणा पत्र, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, आप जानते हैं कि थाईलैंड में बैंकॉक है और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके ही इस संगठन की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले तो हमें यह डेट याद रखनी है और यह वर्ष आप लोगों को याद होना चाहिए कि आसियान की स्थापना कब हुई। मैं अक्सर इस बात को जोड़कर बताता हूं कि 1967 में भारत में चौथे आम चुनाव हुए थे और इन चौथे आम चुनाव के जो परिणाम थे उसको राजनीतिक भूकंप की संख्या दी जाती है। राजनीतिक भूकंप की संख्या दी जाती है। उसका कारण यह था कि 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और डीएमके की सरकार तो तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसको स्पष्ट बहुमत वहां पर प्राप्त हुआ था। आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दल की सरकार बनी थी डीएमके की, तमिलनाडु, जिसे वर्तमान में हम लोग जानते हैं।
पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कांग्रेस की स्थिति बहुत जबरदस्त खराब हो गई थी। इसी कारण इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। उसी वर्ष जब भारत में 1967 के चुनाव हुए थे, उसी वर्ष हमारे दक्षिण पूर्व की दिशा में आसियान नाम के क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। ध्यान रखें, आसियान की जिस समय स्थापना की गई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके उस समय 5 देशों ने, यानी अभी हमने जो चर्चा की, दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने मिलकर आसियान का गठन किया था बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। तो 2 चीजें हमारे एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके संस्थापक देश 5 थे और 5 इसमें बाद में जुड़ गए। तो इस प्रकार से वर्तमान में आसियान देशों की सदस्य संख्या हमसे पूछी जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? 10 होगा। लेकिन आपसे संस्थापक सदस्य पूछे तो आपका उत्तर कितना होगा? 5 होगा। हमें ये 10 देश याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संस्थापक देश कौन से थे वो याद होने चाहिए, और उसके बाद में कौन से 5 देश जुड़े ये भी हमें बहुत ठीक से याद होने चाहिए। कहने का मतलब 5 + 5 में 2 ग्रुप बनाकर इन देशों को हम लोगों को याद करना चाहिए। आइए इन देशों को किस प्रकार से याद किया जा सकता है उसकी ट्रिक्स भी आपको बताते हैं और उन देशों को याद भी करने के तरीके आप लोगों को बताते हैं। चलिए हम 2 भागों में इसको बांट देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर संस्थापक देश, और संस्थापक देशों का मतलब 1967 में जिन देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की वो 5 संस्थापक देश, और बाद में जुड़े देश, और बाद में कितने जुड़ गए? 5 और। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। हम इन 10 देशों के नाम याद करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। हमारी कक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मैक्सिमम, अधिकतम फैक्ट, तथ्य आप लोगों को हम याद करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से तथ्य हम कितने याद करेंगे तो हम कुछ बातों को कहीं कहीं से जोड़कर उनको याद करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो हम इसकी बात इस प्रकार से करते हैं कि कमला और इमली नाम की 2 बहनें हैं। एक का नाम है कमला और दूसरी का नाम है इमली। ये 2 बहनों के नाम आपको याद रखने हैं, कमला और इमली। कमला का विवाह किया जा रहा था और विवाह के बाद जब कमला को विदा किया जा रहा था उस समय कमला के ससुर पक्ष ने कहा कि इसकी जो छोटी बहन है इमली, उसका रिश्ता भी हमारे परिवार में कर दीजिए। तो कमला के पिताजी ने कहा ठीक है, रिश्तेदार अच्छे हैं तो क्यों ना एक के साथ 2 एक ही घर में दे, क्यों नए गांव करें, क्यों नए घर करें। इस प्रकार की हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में परंपरा भी होती है। तो कमला की जब विदाई हो रही थी तो हमने लिख दिया कमला विदा। क्या लिख दिया? कमला विदा लिख दिया हमने। और जब कमला के पिताजी को कहा गया कि इसकी छोटी बहन इमली का भी रिश्ता हमारे परिवार में कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, इमली भी थांसी। थांसी का मतलब होता है थारी, यानी आपकी। तो इमली भी थांसी। 4-5 बार इसको आप पढ़ेंगे, कमला विदा इमली थांसी, कमला विदा इमली थांसी। अब इसको देखिए हम लोग आगे प्रयोग करते हैं किस प्रकार से। तो इधर हम बात करते हैं क म ला विदा, कमला विदा। और बाद में उन्होंने कहा, इमली की जब मांग हुई तो कह दिया इमली थांसी, इमली थांसी। ये देखिए, ये 2 आप लोगों के सूत्र बन के तैयार हो गए 5 + 5 में। अब इन देशों के नाम हम लिखते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा संस्थापक कैसे याद रखना है और बाद में जुड़े उनको कैसे याद रखना है। ई का मतलब इंडोनेशिया, ई का मतलब इंडोनेशिया, ई का मतलब इंडोनेशिया, याद रखना है ठीक से। ई का मतलब इंडोनेशिया, इतना तो आप लोगों को याद रह ही जाएगा। म यानी मलेशिया। देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया की जोड़ी है, सिया सिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। ली यानी यहां पर फिलीपींस है, ध्यान रखना, फिलीपींस। यहां पर हमने दूसरा शब्द लिया है जो ली है, फिलीपींस, ली। था यानी थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी या थाईलैंड में ही हम लोगों को याद रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र। सी यानी यहां पर है सिंगापुर, सी यानी सिंगापुर। ये 5 देश इधर हो गए। अब इधर बात करते हैं, क का मतलब कंबोडिया, कंबोडिया। अभी मानचित्र में इन देशों को हम लोग वापस देखेंगे। म यानी यहां पर म्यांमार है, ध्यान रखना, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। भारत का हिस्सा था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया था। तो देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां म का मतलब मलेशिया है और यहां म का मतलब म्यांमार है। ला यानी लाओस, लाओस। और वी यानी वियतनाम,
वियतनाम युद्ध आपको याद होगा 1975 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर अधिकार कर लिया था। दा, यहां दा का मतलब ध्यान रखना, दा का मतलब ब्रुनेई दारुसलाम है, इनकी इसका देश का नाम तो है ब्रुनेई और पूरा नाम हो गया दारू सलाम। ये इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। तो 5 देश इधर हो गए, 5 + 5 10। अब देखिए आप कहोगे ठीक सर, कमला, विदा, इमली, थासी, ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन संस्थापक में कौन से 5 देश है, बाद में 5 देश कौन से जुड़े, ये कैसे याद रखेंगे? तो इसका भी आपको एक तरीका बता देते हैं। आसियान की स्थापना किस पर हस्ताक्षर करके हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र पर। और बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक की यदि हम बात करते हैं तो बैंकॉक किस देश में है? थाईलैंड में है। तो थाईलैंड वाला ग्रुप कौन सा है? संस्थापक। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? थाईलैंड जिस ग्रुप में देश है वो संस्थापक सदस्य है। तो इमली थासी वाला जो ग्रुप है वो किस में है? संस्थापक में। और ये देश आपके कब जुड़े हैं? बाद में जुड़े हैं। 5 + 5 इमली थासी, यानी कमला, विदा, इमली थासी के नाम से याद रखना है। इमली थासी थाईलैंड वाला ग्रुप किसमें है? संस्थापक। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, निम्न में से आसियान का कौन सा संस्थापक सदस्य देश नहीं है? 3 देश इसमें से दे दे और 1 इसमें से दे दे तो वो इसका उत्तर हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो 10 देश आपको याद रहेंगे, तब ऐसे प्रश्नों की आप लोग उत्तर दे पाएंगे। बाई चांस प्रश्न आपको ऐसा पूछ लिया, निम्न में से कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य देश नहीं है? तो 3 देश इनमें से देंगे और 1 देश यहां से आएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा देश कब जुड़ा, कौन सा देश कब जुड़ा। तो अब जैसे कि बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि 8 अगस्त 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए इन 5 देशों ने। देखिए संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 के दशक में जब वियतनाम युद्ध का अंत हुआ और 1991 में जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है, 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देते ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10। तो बाद में जो जुड़े देश थे, ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995। अब देखिए आप लोग, ब्रुनेई 1984 और 1995 में वियतनाम। अब देखिए ये ब्रुनेई कब जुड़ा? 1984 में। कहां लिख दो? यहां लिख दो 1984 में। उसके बाद वियतनाम कब जुड़ा? 1995 में, 1995 में। उसके बाद लाओस और म्यांमार 1997 में और सबसे बाद में कंबोडिया 1999 में। ये देखिए लाओस और म्यांमार ये दोनों कब जुड़े? 1997 में। और ये जुड़ गया आपके 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय कंबोडिया आसियान से जुड़ गया। अब देखिए कौन सा कब देश जुड़ा, ऐसा प्रश्न भी आ जाए तो आराम से हल कर पाओगे। उल्टा है, जैसे कमला विदा का उल्टा। सबसे लास्ट नाम किसका आ रहा है? ब्रुनेई दारुसलाम। 1984 में जिस वर्ष इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 1984 में 8वें लोकसभा के चुनाव भी हुए, आपको याद रह जाएंगे। इंदिरा गांधी की जिस समय हत्या हुई जिस वर्ष, उसी वर्ष जो है ब्रुनेई दारुसलाम देश इससे जुड़ा। उसके बाद में 1995 में वियतनाम जुड़ा, जब सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया और उसको अनिश्चित काल के लिए जब बढ़ाया गया तब भारत ने हस्ताक्षर किए। उसके 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद 1997 में 2 देश एक साथ जुड़े। 2 साल बाद 2 देश, म्यांमार और लाओस। और उसके फिर 2 साल बाद में 1999 में कंबोडिया देश। बहुत ठीक से याद रह जाएंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना। सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, उससे पहले वाला उसके बाद, उसके पहले वाले 2 एक साथ और अंत में कंबोडिया। उल्टा इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोग जान पाए हैं कि किस प्रकार से ये देश इनमें जुड़े और कब इसमें कौन से देश जुड़े। अब आ जाइए, या मानचित्र में हम लोग बात करते हैं तो इधर से आपके भारत आ जाता है। भारत की ठीक बाद सबसे पहले हम बात करते हैं तो म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। नंबर 2 थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम और फिलीपींस। ये 10 देश जो अलग अलग रंग में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से आसियान के 10 देश है। इन देशों को हम आसियान के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है ठीक से एक प्रश्न आप लोगों के क्लियर हुआ होगा। नए सदस्य देश कौन से जुड़े आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कब कब जुड़े वो भी चर्चा होगी। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्यालय कहां है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ध्यान रखना, जकार्ता
इंडोनेशिया में इमली में। ई सबसे पहले आता और सबसे पहला जो देश है वही जो है संस्थापक सदस्य में पहला जो देश इंडोनेशिया आता है, तो वहीं पर जो है जकार्ता में इसका मुख्यालय है और 1975 में इसको स्थापित किया गया था। आसियान का स्थापना दिवस आपको आराम से याद रह जाएगा 8 अगस्त के नाम से, 8 अगस्त को इसका स्थापना दिवस है। आदर्श वाक्य क्या? ये कुछ तथ्य हैं जो हम लोगों को याद रखने होंगे। आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, अर्थात एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय, इस प्रकार का विजन लेकर, इस प्रकार का आदर्श वाक्य लेकर आसियान जो है आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम इन फैक्ट के माध्यम से, इन तथ्यों के बाद में हम बात करते हैं कि आसियान की प्रमुख संस्थाएं कौन सी है। संस्थाओं की बात करें तो सलाहकार मंत्रालय सबसे पहले आता है। आसियान देशों के जो विदेश मंत्री है वो विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं और पारस्परिक जो इनके हित है, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा को और बढ़ाया जा सके और साझी विदेश नीति का निर्माण कैसे किया जा सकता है। उसके बाद में ये सलाहकार जो मंत्रालय है ये सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है, विदेश मंत्री ही तय करते हैं इसके संदर्भ में। स्थायी समिति में कभी भी इस आवश्यकता पड़ने पर स्थायी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें मेजबान राष्ट्रों के विदेश मंत्री और आमंत्रित राजदूत इसमें भाग लेते हैं। खैर इन दोनों का ज्यादा विशेष चर्चा हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सचिवालय, ये एक प्रशासनिक इकाई है जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब आइए हम बात कर रहे हैं आसियान रीजनल फोरम, यानी कि आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF। बहुत ठीक से इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। 1994 में देखिए कई जगह मिलता है कि 1993 में इसकी स्थापना हुई, पहली जो इसकी बैठक होती है वो 1994 में होती है, लेकिन ARF आसियान रीजनल फोरम के लिए अधिकतम जो वर्ष मिलता है वो कौन सा मिलता है? NCERT में भी 1994 दे रखा है। ARF के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में जितने भी विशेष रूप से आसियान देशों के मध्य जो विदेश नीति है और जो सुरक्षा नीति है उसको उसमें एक रूपता स्थापित करना, और ARF के माध्यम से बहुत से देशों को इसमें साझेदार बनाया गया कि आसियान को केवल आसियान देशों तक सीमित नहीं रखना है। तो अपनी सुरक्षा नीतियों और विदेश नीति में एक रूपता स्थापित करने के लिए आसियान ने 1994 में 1994 जिसकी स्थापना मैंने जैसे कि आपको बताया 1993 मिलता है, और स्थापना इसकी पहली बैठक जो 1994, लेकिन मैक्सिमम जो वर्ष मिल रहा है वो 1994 ही मिल रहा है। लास्ट कक्षाओं में और भी इसको कंफर्म आप लोगों के कर देंगे। इसमें कौन से देश शामिल है? तो ARF की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं आसियान प्लस, यानी आसियान के जो 10 देश हैं इसके अलावा इसमें 27 देश है, लगभग 27 देश। और इन 27 देशों में से जो महत्वपूर्ण देश है उसकी हम बात करें तो अमेरिका है, चीन है, रूस है, कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और यूरोपीय यूनियन भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो यह है कि भारत ARF का सदस्य कब बना? 2 वर्ष बाद 1996 में। 24 जुलाई 1996 में 24 जुलाई 1996 में भारत को ARF का क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 24 जुलाई 1996 को भारत ARF का सदस्य बना। ARF का सदस्य बना। भारत के संदर्भ में 2-3 वर्ष हम लोगों को और भी याद रखने पड़ेंगे, 1992 और 1996। आगे जब हम भारत आसियान संबंध की बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि 1992 में भारत आसियान का जो है आंशिक वार्ताकार बना था, और 1996 में 4 साल बाद पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दे दिया गया था, और 1996 में ही भारत को ARF का सदस्य भी बना दिया गया था। तो 1996 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और 1992 में 1992 की यदि हम बात करते हैं तो भारत को इस समय, लास्ट में बात करेंगे भारत आसियान संबंध के दौरान, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत जो है आसियान का 1992 में क्षेत्रीय वार्ताकार बना था। क्या बना था? क्षेत्रीय वार्ताकार इस दौरान ये बना था भारत, इसका क्षेत्रीय वार्ताकार। तो 1992 में भारत को क्षेत्रीय वार्ताकार
क्षेत्रीय वार्ताकार, और 1996 में पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दिया गया था। और 1996 में 24 जुलाई 1996 को ही भारत जो है इसका क्या बन जाता है, ARF का सदस्य भी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चर्चा करने से पहले एक बात हम यहां पर चर्चा करना चाहेंगे। एक शब्द है आसियान शैली, आसियान वे। क्या तात्पर्य है इसका? जब से आसियान की स्थापना हुई है, इन 10 देशों ने, 5 देश पहले और 5 बाद में, जब से देश जुड़े हैं, इन्होंने जो काम करने का जो तरीका अपनाया है, जो टकराव रहित, अनौपचारिक बातचीत और सहयोगात्मक मूलक जो तरीका इन्होंने अपनाया है, उस तरीके से जो कार्य करने की इनकी जो शैली है, जिसको आसियान वे के नाम से जाना जाता है, आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया ने इनके कार्य करने की, इनके काम करने की इस तरीके की तारीफ की है। तो देखिए, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप के कार्य करने की जो शैली है, उसी को आसियान वे के नाम से जाना जाता है। एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है, आसियान के कामकाज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना, प्रत्येक देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करना। तो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना इनका बहुत बड़ा विजन है, और इनके कामकाज का पहली शर्त है कि प्रत्येक देश की जो है सार्वभौमिकता का क्या करेगा, सम्मान करेगा। आइए अब कुछ बातें और समझते हैं हम लोग। अब आसियान में हम बात करेंगे 3-4 चीजों की। सबसे महत्वपूर्ण है, और फर्स्ट ग्रेड 2013 में यही प्रश्न पूछा गया था, आसियान +3। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए, आसियान +6 आपको ध्यान होना चाहिए, और आसियान +8 आपको पता होना चाहिए। ये देश जो 3, 6 और 8 मैंने बताए हैं, ये आपको बहुत ठीक से याद रहने चाहिए। और यहां से पूछा गया था वर्ष 2013 की फर्स्ट ग्रेड भर्ती में, प्रश्न पूछा गया कि आसियान +3 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 3 जो देश हैं, उसके अलावा चौथा जो भी देश विकल्प में है, वो उसका उत्तर था। तो हम इसको याद भी करवाएंगे। देखिए कैसे याद करें। आसियान +3 का गठन सबसे पहले तो किया गया था 1997 में। 1997 में जब इस क्षेत्र में आर्थिक संकट का दौर आया, तो चीन से दोस्ती करना जरूरी थी, जापान से दोस्ती करना जरूरी थी, दक्षिणी कोरिया से दोस्ती करना बहुत जरूरी थी। इसलिए 1997 में आसियान के देशों ने 3 देशों के साथ में जो संबंध स्थापित किए, उन 3 देशों के साथ में जो संबंध स्थापित करके ऊर्जा संकट को दूर करने की कोशिश की, तेल और प्राकृतिक गैस के संदर्भ में सहयोगात्मक जो तरीका अपनाया गया, उसी उद्देश्य से आसियान +3 का गठन किया गया। अब आसियान के 10 देश और उसमें 30 देश जो भागीदार बने, उन 3 देश जो भागीदार बने, उन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 चीन, नंबर 2 जापान, और नंबर 3 दक्षिण कोरिया। इसको मैं याद ऐसे करता हूं, चीन जा दक्षिण कोरिया, चीन जा दक्षिण कोरिया, आपको ठीक से याद रह जाएगा। वैसे भी चीन लगातार आसियान के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चीन जा दक्षिण कोरिया। तो चीन का ची हो गया, और जा का जापान हो गया, और दक्षिण कोरिया हो गया। बहुत ठीक से याद रह जाएंगे ये देश, आपको याद रखने हैं। चीन जा दक्षिण कोरिया, चीन जापान दक्षिण कोरिया, चीन जापान दक्षिण कोरिया, चीन जापान दक्षिण कोरिया, बहुत ठीक से आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में समय समय पर आसियान ने 6 देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौते किए, या हम कह सकते हैं कि व्यापार समझौते किए। तो जिन 6 देशों के साथ में आसियान ने एक एक देश के साथ में अलग अलग जो व्यापार समझौता किया, उसी के आधार पर जो एक नया नाम आया, वो है आसियान 6, आसियान 6। तो जिन देशों के साथ में आसियान ने ये समझौते किए, उसका मूल उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, व्यापार में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दक्षिणी पूर्वी एशिया का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें 6 देश कौन से हैं, तो इसको मैं इस प्रकार से याद करवाता हूं कि आसियान +3 बहुत इजी है, आपको बहुत ठीक से याद रहेंगे। 3 + 3 बराबर कितने हो गए? 6। 3 तो ये है ही, वापिस लिख दीजिए।
तीन तो याद ही है पहले से हम लोगों को, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। और इसमें तीन और जोड़ दीजिए, और तीन और जो जोड़ेंगे उसमें हम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक तो हो गया भारत, और दो ऐसे देश जिनके नाम एक मिलते जुलते हैं, जिनकी क्रिकेट की टीम बड़ी जबरदस्त है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था जहां पर है, उन दो देशों की हम लोग बात करेंगे। एक जैसे नाम है, क्रिकेट की अच्छी टीमें हैं, आप नाम जान गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ध्यान रखना, नंबर एक भारत, भारत, नंबर दो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और नंबर तीन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। याद हो गया ना आपको आराम से? 3+3, तीन ये और तीन ये, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तीनों जबरदस्त क्रिकेट की टीमें। हम तो याद रहेंगे ही रहेंगे। भारत के साथ 2009 में समझौता हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ASEAN+6 के भागीदार है। बहुत ठीक से आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब आप कहोगे ASEAN+8 क्या है? ये ASEAN+8 है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो संगठन का निर्माण हुआ इसी के अंतर्गत, उसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, और उसको हम कहते हैं ASEAN+8। आगे हम लोग बात कर लेंगे, इसकी अलग से 2014 से बैठकें भी हो रही है। ASEAN+8 की बात करते हैं तो मैं फिर इसको ऐसे ही समझाता हूं, 3+3+2 बराबर कितने हो गए? 8। तो 3 तो ये है ही, यहां कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और 3 ये यहां पर है ही, इनको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और दो नाम इसमें और जोड़ देते हैं। और दो कौन से नाम? जिनके बीच में शीत युद्ध हुआ। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश रूस। तो सीधा यहां लिख देते हैं अमेरिका, अमेरिका और रूस। बताइए कितना सरल तरीके से हमने सारी चीजें याद कर ली। +3 में ये तीन देश, बाद में जो +6 में 3+3 बराबर 6, और इसमें 3+3 बराबर 2 देश हमने नए जोड़ दिए, अमेरिका और रूस। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2003 में हम बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में आसियान समुदाय का गठन हो गया। वर्ष 2003 में जो आसियान कॉनकॉर्ड जो सेकंड हुआ था, जो आसियान संधि सेकंड हुई थी बाली के अंदर, उसमें यह घोषणा की गई थी कि हमें आसियान समुदाय की स्थापना करनी है। किसकी स्थापना करनी है? आसियान समुदाय की। वर्ष 2003 में निर्णय लिया गया था, और वर्ष 2003 में निर्णय लिया गया था, और 2015 तक इसका लक्ष्य रखा गया था कि हमें आसियान समुदाय की स्थापना करनी है, जिसके 3 स्तंभ होंगे। कितने स्तंभ होंगे? 3 स्तंभ होंगे। और उन 3 स्तंभ की बात यदि करें तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। ध्यान रखना, आसियान सुरक्षा, आसियान आर्थिक और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक, इस समुदाय की स्थापना कब हुई? 2015 में। यह हम चर्चा कर चुके हैं। ASEAN+3 की बात हमारे हो चुकी है। इसके अलावा 1997 में, 1997 में जब ASEAN+3 का गठन किया गया, उसी समय आसियान के देशों ने आसियान विजन 2020 यानी कि आसियान विजन 2020 की कल्पना की, जिसका मूल उद्देश्य था कि अन्य देशों के साथ बातचीत करके क्षेत्रीय और व्यापारिक विकास को मुख्य देना। यह आसियान 2020 था, जिसकी कल्पना की थी इन्होंने 1997 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ASEAN+6 की बात हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य था मुक्त व्यापार समझौता करना, जिसमें ये 6 देश शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये हमने बात की है पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन ASEAN+8 की, जो हमने बात की थी, जो पूर्वी एशियाई जो संगठन बना, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, जिसके समय समय पर आयोजित हो रहे हैं 2014 से, उसमें 8 जो देश हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आसियान की 2005 की शिखर बैठक में पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन का निर्माण हुआ कि पूर्व एशियाई देशों के साथ में शिखर सम्मेलन होना चाहिए। पूर्व एशिया के साथ अपने हितों में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह संगठन जो है कार्यरत है, जिसमें ASEAN+8 देश आते हैं। पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन, जिनके साथ नियमित रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, जिसमें आसियान के 10 देश तो है ही, और उसके साथ कितने देश और जुड़ गए? 8 देश इसमें और जुड़ गए। इसके अलावा आसियान के जो रक्षा मंत्री है, उनकी एक बैठक होती है जिसको कहते हैं ADMM। आसियान के 10 देश, उसके अलावा जो 8 देश है, इन देशों के साथ में जो है इनकी जो बैठक होती है विदेश रक्षा मंत्रियों की, जिसको कहते हैं ADMM। प्रथम ADMM
2010 में आयोजित हुआ था, हनोई वियतनाम में आयोजित हुई थी। आसियान के 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यवेक्षक राष्ट्र कितने हैं? 2। क्या नाम है? बड़े अजीब से हैं। एक तो पूर्वी तिमोर, आप देखोगे उसी दिशा में, लेकिन आसियान के सदस्य नहीं है, और दूसरे पापुआ न्यू गिनी। दोनों देशों के नाम आपको ठीक से याद रखने हैं, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर। पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा आसियान का पर्यवेक्षक राष्ट्र है या राष्ट्र नहीं है? यह बात हो चुकी है। संवाद साझेदारी का मतलब है आसियान +3 1997 वाले, और ये 3 बाद में और जुड़े, आसियान +6 इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब आइए कुछ तथ्यों की बात करते हैं। 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए इन सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1995 में परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए, यह वही वर्ष है जब एनपीटी को, परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया, और भारत ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। अब जो 3 कॉनकॉर्ड है वो आपको ठीक से याद रखना है। 1976, वर्ष 2003 और वर्ष 2011, ये 3 स्पेशली हम लोग बात करते हैं। उसका मुख्य कारण है कि तीनों बहुत महत्वपूर्ण थे। आसियान कॉनकॉर्ड प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको आसियान फर्स्ट संधि के नाम से जानते हैं, आप जानते हैं बाली के अंदर, बाली इंडोनेशिया में, ये भी आप जानते हैं, जिसमें प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। ध्यान रखना आप लोग कि 1967 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन 1967 में हुआ। कैसे याद रखोगे? हम 67 को उल्टा लिखेंगे तब कैसे हो गया? 76। 67 को उल्टा लिखते हैं तब क्या होता है? 67 को उल्टा लिखते हैं तब हो जाता है 76। तो 1976 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बाली के अंदर। वर्ष 2003 में जो आसियान का जो सेकंड जो कॉनकॉर्ड हुआ था, इसका मूल उद्देश्य था, इस समय डिसीजन लिया गया था कि हमें 2015 तक आसियान समुदाय का गठन करना है, और यह भी बाली में ही था। तो आसियान समुदाय का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो सेबू जो घोषणा हुई थी 2007 में, ध्यान रखना, सेबू घोषणा, उस सेबू घोषणा में यह तय किया गया था कि वर्ष 2015 तक हमें आसियान समुदाय की स्थापना करनी है। आइए इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2003 में बाली में जो सम्मेलन हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि हमें अलग से आसियान समुदाय का गठन करना है। आसियान समुदाय का यह निर्णय लिया गया, और यह डिसीजन लिया गया कि वर्ष 2015 तक हमें इसका गठन करना है। 2007 में 7 से सेबू घोषणा हुई, और उस सेबू घोषणा में तय किया गया था कि 2015 में जिस आसियान समुदाय की हमें स्थापना करनी है, उसके कार्यों में तेजी आनी चाहिए। और वर्ष 2015 में आसियान समुदाय की स्थापना कर दी गई। आसियान समुदाय की स्थापना कर दी गई, और इस आसियान समुदाय के 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और आसियान सांस्कृतिक व सामाजिक समुदाय। यह आपको ठीक से याद रखना है। तो मैंने आपको इसके सामने 3 वर्ष बताए। 2003 में 3 ये याद रखेंगे, 2007 और 2015। तो मुझे लगता है ये भी आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2015 में जो 27वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसका आसियान शिखर सम्मेलन जो कुआलालंपुर में हुआ था, जो कि मलेशिया में है, उसमें जो है आसियान समुदाय की क्या स्थापना की क्या हो गई थी? घोषणा हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आसियान का उद्देश्य क्या है? सामान्य सभी क्षेत्रीय सहयोग संगठन का उद्देश्य यही होता है, अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना, आर्थिक वृद्धि करना, विकास करना, स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व स्थापित करना, आर्थिक सहयोग करना, और सैनिक उद्देश्य इसका कदापि नहीं था। एक तो ध्यान रखना, आसियान जो है एक आर्थिक और सामाजिक समुदाय है। आर्थिक व सामाजिक समुदाय है, यह राजनीतिक समुदाय नहीं है, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य कभी सैनिक नहीं है, आर्थिक और सामाजिक समुदाय है। राजनीतिक समुदाय बनाने की इन्होंने कभी भी घोषणा नहीं की थी। राजनीतिक समुदाय का मतलब 10 देशों की एक और सरकार हो, ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने कोशिश नहीं की। आसियान चार्टर की हम बात करते हैं तो 15 दिसंबर 2008 को यह लागू हुआ था। आसियान चार्टर कब लागू हुआ? 2008 को। आसियान समुदाय कब बना? 2015 को। तो देखिए वर्ष इसमें कुछ ज्यादा है, ये फैक्ट है, ये तथ्य हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें कुल 55 अनुच्छेद है।
इसके अनुच्छेद 1 में इसके 15 उद्देश्य दे रखे हैं और अनुच्छेद 2 में इसके 14 सिद्धांतों का प्रावधान है। अगली कक्षा में इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला शिखर सम्मेलन आप जानते हैं बाली में हुआ, 1976 में हुआ, बाली इंडोनेशिया में। मैंने पहले ही बता चुका हूं 1967 में इसकी स्थापना हुई। हम पीछे वाले दोनों अंकों को उल्टा कर देते हैं, 1976 में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। आइए चलते चलते लास्ट में देख लेते हैं भारत और आसियान। भारत और आसियान के बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से हम 2 की यहां पर बात कर लेते हैं, एक जैसे पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। 1992 में भारत को जो है क्षेत्रीय वार्ताकार, डायलॉग पार्टनर हम कह सकते हैं, क्षेत्रीय वार्ताकार की इसको जो है क्षेत्रीय वार्ता साझेदार इसको बनाया गया, क्षेत्रीय वार्ता साझेदार। साझेदार 1996 में पूर्ण वार्ता साझेदार की बना दिया गया। और आप जानते हैं कि 24 जुलाई 1996 को भारत ARF का सदस्य बन गया। तो हम आसियान से कब जुड़े? 1992। और 1992 का वर्ष आने का कारण क्या है? आप जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नीति अपनाई, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो। यानी कि इसका उद्देश्य था कि पूर्वी देश जो है, जिसमें आसियान के देश तो शामिल ही है, इसके अलावा अन्य जो पूर्वी देश है उन देशों के साथ भी भारत को बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए। हम लोगों को पूर्वी देशों के साथ ऊर्जा संसाधन प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से इस क्षेत्र में शांति या आर्थिक विकास, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें पूर्वी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए। इसलिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव बने थे और 1992 में उनकी जो ये नीति थी उसको हम पूर्व की ओर देखो नीति के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा दे दिया गया। अब जरा देखिए, इसमें आप 30 जोड़ते हैं तो वर्ष 2022 में भारत को इससे जुड़े हुए कितने वर्ष पूर्ण हुए? 30 वर्ष पूर्ण हुए। तो 2022 में 30 वर्ष पूर्ण हुए, तब भारत और आसियान की जो बैठकें जो अलग से होना शुरू हो गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नई दिल्ली में जब इसकी बैठक हुई थी तो बहुत अधिक चर्चा इसके बारे में हुई और ये बहुत अधिक चर्चा में रहा था। तो 4 साल बाद में इसको, हालांकि ये डेट भी कहीं कहीं 1995 भी मिलती है, तो पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दे दिया गया। आ जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। 1991-1992 में भारत के प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी, इनकी पूर्व की ओर देखो की नीति की बात की। 2014 में जब भारत आसियान की 12वीं जो बैठक थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति दी। यह प्रश्न तो बहुत अच्छा है, कई बार आ चुका है। यानी कि पूर्व में काम करो की नीति 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, आते ही उन्होंने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी का नाम कर दिया कि पूर्व की ओर केवल देखना ही नहीं है, पूर्व में हम लोगों को क्या करना है, काम भी करना है। ये जो लुक ईस्ट और जो एक्ट ईस्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि आसियान के देशों के साथ व्यापार और दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ सहयोग में क्या करना था, वृद्धि था। 1992 में हमें जो चौथा शिखर सम्मेलन था इसका सिंगापुर में, भारत को क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा दिया गया। 1996 में इसको पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में आसियान के शिखर सम्मेलन में भारत के साथ नियमित रूप से बैठक करने का निर्णय लिया। वर्ष 2000 में निर्णय लिया कि भारत के साथ आसियान को अलग से आसियान प्लस एक में जैसे आसियान भारत, आसियान न्यूजीलैंड, आसियान ऑस्ट्रेलिया, आसियान चीन, आसियान जापान, आसियान दक्षिण कोरिया, उसी प्रकार से कि भारत के साथ हमें बैठक करनी चाहिए। और 2001 में इसका नाम दिया आसियान प्लस 1। क्या नाम दिया? आसियान प्लस 1। और वर्ष 2002 से भारत आसियान के मध्य शिखर वार्ता क्या हो गई, प्रारंभ पहली हुई थी नाम पेन्ह में, जो कि कहां है, कंबोडिया। तो यहां 3 वर्ष आपके और आ गए। 2000 में निर्णय लिया, 2001 में नाम दिया आसियान प्लस 1 और 2002 से बैठकें क्या हुई, प्रारंभ हुई थी। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और 2003 में भारत को आसियान प्लस 3 के सम्मान दर्जा दे दिया गया। जो दर्जा जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया का है वही दर्जा किसको दे दिया गया, भारत को भी दे दिया गया। तो वर्ष 2000 से भारत और आसियान के बीच में अलग से शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं।
2009 में भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हो गया। हम बात कर चुके हैं कि ऐसा समझौता आसियान ने कितने देशों के साथ कर रखा है, 6 देशों के साथ में कर रखा है। यह जो मुक्त व्यापार समझौता जो किया, इसका मुख्य उद्देश्य है या भारत आसियान के जो संबंध है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि दोनों देशों में कृषि, उद्योग, पर्यटन, अंतरिक्ष, पर्यावरण, मानव संसाधन विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों में दोनों के बीच में सहयोग काफी बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में हम बात करेंगे आसियान के जितने भी सम्मेलन हुए थे। इसमें तो हमने केवल एक प्रथम सम्मेलन की बात की थी। आसियान के जितने भी आज तक सम्मेलन हुए, करंट में ये चीजें पढ़ेंगे, या एग्जाम से ठीक पहले पढ़ेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा भारत और आसियान, भारत आसियान जो शिखर वार्ता हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत आसियान जो सम्मेलन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कब कब हुए, कहां हुए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2022 में 30 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो ये संगठन बना है उसकी सम्मेलन कब कब हुए, जो कि 2014 से हो रहे हैं, उसके बाद में भी बात करेंगे। दक्षिणी पूर्व एशियाई जो सम्मेलन हो रहे हैं, एशिया जो सम्मेलन हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दिल्ली डायलॉग क्या है, दिल्ली डायलॉग शब्द किसके लिए आया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम बिम्स्टेक की बात भी करेंगे। बिम्स्टेक की क्यों बात करेंगे, क्योंकि सार्क और जो आसियान है, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का जो कार्य कर रहा है एक और संगठन है बिम्स्टेक, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगली कक्षा का इंतजार कीजिए। फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे अवश्य जुड़िए। हमारे ऐप पॉलिटिकल एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, वहां जाकर आप लोग डेमो कक्षाएं देखिए। इस कक्षा को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। फिर अगली कक्षा में एक नए टॉपिक को आपके साथ लेकर हाजिर होंगे, लेकिन ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ, ये आसियान का पार्ट 1 था, और भी हमें आसियान के बारे में बहुत सी बातें करनी है। इसके लिए एक वीडियो की और आवश्यकता रहेगी। थैंक यू वेरी मच।